हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ पहलवान की ढोलक उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। आज यह हमारा भाग 3 है, जिसमें हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। भाग 3 शुरू करने के पहले हम ये जान ले कि हमने भाग 1 और 2 में क्या पढ़ा था। जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है लुट्टन सिंह। वो एक कुश्ती के पहलवान की तरह नजर आता है, कुश्ती लड़ता है और ढोलक बजाने वाला है। अपनी जवानी में दहलीज पर जब जाता है, वो जैसे ही जवान होता है तो वो एक दिन मेले में वहाँ का जो सबसे बड़ा पहलवान है चांद सिंह, उसे ललकार देता है। उसकी ललकार के बाद सब उसे बहुत समझाते हैं। वहाँ के जो राजा साहब थे वो भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन कुछ न समझने के बाद अंत में उन्हें आदेश देना पड़ता है कि वो उनके साथ लड़ाई कर सकता है, कुश्ती कर सकता है। अब जैसे ही उनकी कुश्ती शुरू होती है, चारों तरफ बाजे बजने लगते हैं। दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैल जाती है। जो इतने समय पहले सोच रहे थे कि इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा, ये लड़ाई कैसे चलेगी, इसमें कौन जीतेगा, क्या चांद सिंह जो इतना शक्तिशाली है क्या वो जीतने वाला है, या लुट्टन सिंह जो अभी नया नया है क्या वो जीतने वाला है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। जैसे ही राजा साहब ने आज्ञा दे दी और उनका युद्ध मतलब उनकी कुश्ती शुरू हो जाती है और चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ढोल की ताप आवाज करती है। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। एकदम से दर्शकों के यहाँ से आवाज आती, अरे गया गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं शेर का बच्चा है बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं दर्शकों की भीड़ हमेशा क्या करती है, जो योद्धा होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उन्हें उत्साहित करने का काम करती है। तो यह सबको पता है कि चांद सिंह ज्यादा शक्तिशाली है, उसके सामने लुट्टन सिंह का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वो तालियां बजाकर उसका उल्लास तो बढ़ाते ही है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं हलवा हो जाएगा हलवा, मतलब आप मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे उससे, वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, वो उसे आगाह भी करते हैं। इतने में ही आवाज आती है, चढ़दा गिरधा आवाज आने लगती है ढोल की। और फिर वो ढोल की आवाज क्या कहती है लुट्टन सिंह से, मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। केहूनी डालकर मतलब अपने हाथ से जो उसे दबाते हैं, जैसे कोहनी से दबाते हैं, ऐसे दबाना होता है। और चित्त करना मतलब होता है परास्त करना। तो इस प्रकार से चांद सिंह उसको परास्त करने का प्रयास करता है। वही दफनादे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। जो चांद सिंह है उसका जो उनके गुरु है वो है बादल सिंह, वो अपने शिष्य को उत्साहित कर रहे थे कि इसे वहीं दफना दे बहादुर, मतलब इसे वहीं पर हरा दो। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुत चांद के पक्ष में था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, मतलब जब कोई व्यक्ति आपकी गर्दन पर प्रहार करता है तो उस दबाव के कारण आपकी आंखें बाहर आने लगती है। ऐसा लगता है कि आंखें फटी फटी सी है, बड़ी बड़ी सी हो गई, ऐसा लगता है। यही स्थिति उस समय लुट्टन की थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी, मतलब उसे इतना दर्द हो रहा था, वो छटपटा रहा था। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, मतलब जो वहाँ के राजा थे वो भी समझते थे कि चांद सिंह ही जीतेगा। वहाँ की जो जनता थी वो सब भी जानती थी कि चांद सिंह जीतेगा। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज आ रही थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। वो उसका साहस केवल वहां पर हर प्रतिद्वंदी का, हर खिलाड़ी का सबसे बड़ा साहस होता है वहां की जनता।
लेकिन लुट्टन का साहस वहाँ जनता में कोई खड़ा नहीं बढ़ा रहा था। वहाँ सब लोग चांद सिंह के साथ थे। सिर्फ एकमात्र वो ढोल की थाप थी जो उसे बार बार शक्ति दे रही थी। इतने में उसे एक पतली सी ढोल की आवाज सुनाई देती है, धाक दिना तिरकट दिना, धाक दिना तिरकट दिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। इसका मतलब ये होता है कि जब पहलवानी होती है तो पहलवानी में पहलवान दाव लगाते हैं। तो दाव लगाने पर सामने वाले पहलवान को दो करना होता है, एक तो या तो उसके दाव को काटे तो वो जीत सकता है, या तो उसके ऊपर सामने से प्रहार करे या उसके ऊपर दाव लगाए। अब लुट्टन सिंह के पास तो दाव थे नहीं इतने, क्योंकि वो इतना बड़ा कुश्ती खेला सीखा हुआ नहीं था। तो वो जो ढोल की आवाज उसको प्रोत्साहित कर रही थी, वो उसको संदेश दे रही थी कि तुम्हें इस दाव को काटना होगा, मतलब इस मुश्किल से निकलना होगा, इसकी पकड़ जो है उसको ढीली करनी होगी। लोगों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। लोग तो हैरान हो गए कि अरे ये कैसे हो गया। जहाँ सबको ये उम्मीद थी कि चांद सिंह ज्यादा शक्तिशाली है, वो लुट्टन को हराने वाला है, उतने में ही लुट्टन उस दाव से बाहर आकर एकदम से चांद की गर्दन पकड़ लेता है और वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा, उठा पटक दे पटक पटक दे। मतलब कहते हैं ना कि जनता हमेशा उसी के साथ होती है जिसका पलड़ा भारी होता है। तो जैसे ही शेर चांद सिंह के ऊपर लुट्टन भारी पड़ने लगा, जनता का बहुमत उसके साथ हो गया और वो उसकी तारीफ करने लगे, बाहर मिट्टी के शेर, तुम तो बाहर निकल आए। इसलिए तो अब जनमत धीरे धीरे बदलने लगा उसकी बहादुरी के कारण। और जो मोटी मोटी आवाज में जो ढोल बज रहा था उसकी आवाजें आ रही थी और लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। अब लुट्टन ने और ऐसी चालाकी करी और एकदम से चांद को जमीन पे गिरा दिया। और कुश्ती में जब कोई अपना सामने वाला प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर जाता है तो उसकी मात निश्चित हो जाती है, मतलब उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। धिना धिना दिग्धनु अर्थात चित कर, मतलब उसे हरा दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गए। मतलब अंतिम रूप से लुट्टन ने अपनी शक्ति दिखाई, अपना दाव दिखाया और चांद सिंह को हरा दिया। धा गिड़ धा गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। अब जो ढोल बज रहा था उसकी आवाज आ रही थी, धा गिड़ धा। वो क्या बोल रही थी वो आवाज कि वाह बहादुर, जैसे उसे लग रहा था ये आवाज, ये तार उसे शाबाशी दे रही है, उसकी तारीफ कर रही है। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय की ध्वनियां की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। लोग सोच रहे थे किसकी जय जयकार करे, किसकी जय जयकार करे, तो सभी को पता ही नहीं था ना कि लुट्टन सिंह है। कितनी ही जनता को तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि चांद सिंह तो प्रसिद्ध था, उसको सब जानते थे, लुट्टन सिंह को सब नहीं जानते थे। तो किसी ने माँ दुर्गा की जय जयकार करी, किसी ने महावीर जी की जय जयकार की और कुछ लोगों ने वहां के राजा श्यामानंद की जय जयकार करते हुए अंत में पूरा माहौल जय जयकार से गूंज उठा। और विजयी लुट्टन कूदता फादता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि वो मानता था कि उसकी पूरी विजय, उसकी पूरी जीत का श्रेय उन ढोल वालों को जाता है, उन ढोलों की आवाज को जाता है। वो उन्हीं को प्रणाम करता है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया और राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में भर गए। मेहदरी साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। वो इतना खुश हो गया था, इतना उत्साह में आ गया था कि वो कूदता फांदता ढोल वालों के पास जाकर उनकी ढोलक को प्रणाम करने के बाद सीधा राजा साहब के पास जाता और उन्हें अपनी गोद में उठा लेता। और वहाँ जो मैनेजर है उन्हें इस बात से आपत्ति होती कि अरे राजा साहब के इतने कीमती, इतने साफ सुथरे कपड़े ये इसने गंदे कर दिए, मिट्टी में कर दिए। लेकिन जो उसकी प्रदर्शन था, उसके प्रदर्शन से खुश होकर राजा साहब स्वयं उसको सीने से लगाते हैं और शाबाशी दे के कहते हैं, जीते रहो बहादुर, तुमने इस मिट्टी की लाज रखी। पंजाबी पहलवानों की जमायत
चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का तो पता क्या सिंह। देखिए यहाँ पंजाबी पहलवान जो थे, जो कि इस समय पहले चांद सिंह की वाहवाकार कर रहे थे, बड़े गुस्से में थे लुट्टन सिंह के ऊपर और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था चांद सिंह की हार के बाद उसे चुप कराना या उसे सांत्वना देने के अलावा। वो दूसरी तरफ देखें तो लुट्टन को राजा साहब का स्नेह मिला, पुरस्कार मिला और साथ ही इतना बड़ा सम्मान मिला कि उन्होंने उसे सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया और अब वो पहलवान ही नहीं, राज पहलवान बन गए। आप समझते हैं ना कि जो राजा के दरबार में जैसे कवि है कोई, तो उन्हें राज कवि कहा जाता है। रसोइया है, राज रसोइया, पुरोहित हैं, राज पुरोहित। इसी तरह से वो बन गया था राज पहलवान और राजा साहब ने उसको लुट्टन सिंह कह के पुकारने लग गए थे। तो राज पंडितों को बड़ा अजीब लगा कि यार ये व्यक्ति, अभी क्योंकि जब जयकारे हो रहे थे तब लोगों को पता ही नहीं था कि कौन है, कौन व्यक्ति है, तो इस संशय में उसे इतना बड़ा पद देना उन्हें उचित नहीं लगा। साथ ही फिर जब उसकी जाति का प्रश्न आया तो जाति बता दी गई सिंह, लुट्टन सिंह जो उसका नाम है, इसके ऊपर उन्हें बहुत ही ज़्यादा आपत्ति हुई, क्योंकि पहले के समय के समाज में जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जाति और पद देखकर, पद किसी व्यक्ति को अगर दिया जाता था तो उसकी जाति देखकर उसके अनुसार दिया जाता था। तो ये सब समस्या उस समय समाज में थी, जो इस लाइन से हमें यहाँ पता चलता है कि उस समय के समाज में जातिगत भेदभाव था। अब मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। मतलब जो उनका रवैया था यहाँ पर मैनेजर साहब का, वो खुद क्षत्रिय थे। उनका चेहरा बिल्कुल क्लीन शेव्ड था, लेकिन वो अपने चेहरे को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए, जैसे भौं को ऊपर चढ़ाते हुए नाक के बाल उखाड़ रहे थे। और मतलब आदमी जैसे ऐसे करते करते जो बोलने की आदत होती है जिसकी, उस प्रकार से बोल रहे थे और चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोलते, मतलब जो बाल निकाल रहे होंगे उसे यूं करते हुए बोलते हैं वो कि हाँ सरकार, ये तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, क्योंकि सिंह शब्द उसके साथ लगा है, वो जाति का हो या ना हो, क्योंकि उसने काम क्षत्रिय जाति जैसा, सिंह के जैसा किया है, इसलिए उसके साथ सिंह लगेगा। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में और चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघा कर आसमान दिखा दिया। मतलब अब तक वो गरीब बेसहारा व्यक्ति था, लेकिन अब उसे राजा का आश्रय था। अच्छा भोजन, खिलाई पिलाई राजा की देखभाल में होती थी, नियमित रूप से उसके व्यायाम चलते थे। इसमें ही इस तरह से वो अपने प्रसिद्धि को और बढ़ाता गया और उपलब्धि पाता गया। और उसने एक एक करके जितने भी नामी प्रसिद्ध पहलवान थे उन सबको क्या करी, मिट्टी सूंघा कर आसमान दिखा दिया। इसका अर्थ होता है उन सबको पराजित करा, और ना ही पराजित करा मतलब बुरी तरह से पराजित किया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान था, जिसके बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो इतना शक्तिशाली था कि उसका एक बार लंगोट बांधकर सिर्फ आली कहते हुए अगर वो सामने अखाड़े में आ जाए तो दूसरे पहलवान उसको देखते ही इतने ज़्यादा घबरा जाते थे कि वो खुद मैदान छोड़कर भाग जाते थे। लकवा मार जाना मतलब इतने निहाल, इतने परेशान, घबरा जाते थे कि उसके आगे वो कुछ लड़ने की सोच ही नहीं पाते थे। और उसको भी लुट्टन ने हराकर सबको गलत साबित किया और अपने आप को सही साबित किया और अपनी प्रसिद्धि और चारों तरफ फैलाई। अब उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में
पिंजड़े और जंजीरों से झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाउ हाउ हाउ, सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। इसका मतलब ये कि जब कोई राजा के आश्रय में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति या कोई कलाकार होता है, तो जब तक तो वो अपनी कीर्ति चारों तरफ फैलाता है, वो बहुत ही प्रसिद्धि पाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसे राज दरबार के नियमों के अनुसार या उनकी अनुमति पर ही सारे कार्य करने होते हैं, तो वो एक दर्शनीय जीव रह जाता है। मतलब सब उसे शोभा की वस्तु समझने लगते हैं कि ये सिर्फ देखने के काम का है, क्योंकि ये तो राजा का है। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों से झकझोर कर बाघ दहाड़ता है। जैसे अपन चिड़ियाघर होता है ना, हमारे भी चिड़ियाघर रहता है, तो हम जाते सारे जानवर रहते हैं उसमें, तो उन सब जानवरों में सबसे शक्तिशाली हम किसे मानते हैं? शेर को, बाघ को। जंगल का राजा होता है बाघ। अगर यही जंगल का राजा बाघ अगर जंगल में हो और आप उसके सामने पहुंचे, तो क्या आप इतने आराम से उसको देख सकते हैं? उसकी हंसी ठिठोली कर सकते हैं? आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं? नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो बेचारा बाघ पिंजरे में होता है और हम बाहर से उसे तरह तरह के इशारे और आवाज़ें करके परेशान करते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है। और लेकिन वो अंदर से सिर्फ क्या कर सकता है? सिर्फ दहाड़ सकता है। लेकिन सुनने वाले फिर उससे क्या बोलते हैं? राजा का बाघ बोला। मतलब जैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो क्या, अरे ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो ना चिड़ियाघर का शेर है। इसी प्रकार से उसका महत्व कम होने लगता है। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मतलब ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, वो पहलवान ठाकुरबाड़ा जो राजा का घर है, जो महल है, उसके सामने, तो सब क्या बोलते? महावीर बोलता, तो लोग समझ लेते थे कि पहलवान बोल रहा है। लेकिन जो उसका महत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब किस प्रकार से उसने इतनी प्रसिद्धि पाई, एक साधारण से व्यक्ति ने इतनी प्रसिद्धि पाई है, और इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद जब एक राज दरबार में अपना स्थान बनाने के बाद भी उसकी क्या दशा होती है और वो क्या स्थिति में आता है, क्या वो वापस से अपना नाम पा पाएगा या उसका नाम धीरे धीरे कहीं खो जाएगा, ये सब हम इस पाठ के अगले भाग में देखेंगे। आशा है अब तक के मेरे पार्ट 1 और 2 आपको जरूर समझ में आएंगे। अगर आपने मेरा भाग 1 और 2 इस पार्ट का नहीं देखा है तो नीचे इसकी लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, जिसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और पहले उन्हें देखें। और आगे का जो पार्ट है ये, इस पार्ट को आप पहले एक बार अपने घर पर और बुक से किताब से पढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से समझें। धन्यवाद।